सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है एडवांस वर्ब का। मतलब मैंने कल की क्लास में आपको क्या कराया था, बेसिक वर्ब भी रिवाइज कराई थी और साथ साथ एडवांस वर्ब का जो इंट्रोडक्शन है कि जो वर्ब है कितने टाइप की काम करती है और कैसे काम करती है और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी बताई थी। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, जीरेंट। कौन सा टॉपिक रहेगा, जीरेंट। लेकिन एक फटाफट 2 मिनट में एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपका जो माइंड है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए, टॉपिक अच्छे से याद आ जाए कि हाँ कल की क्लास में क्या किया था। कल मैंने आपको बेसिक वर्ब बताई थी 2 तरीके की, कौन कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मोडाल। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि बी फॉर्म आती है, डस फॉर्म आती है और हैव फॉर्म, यानी कि डू फॉर्म और हैव फॉर्म आती है। इनके साथ क्या किया हमने, बी फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। और ऐसे ही डू फॉर्म में बनने वाले फॉर्म कौन से थे, डू, डज और डिड। क्या था, डू, डज और डिड। इनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने पढ़ा हैज, हैव और हैड। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद हमने पढ़ा मोडाल्स। मोडाल्स क्या, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ओट टू, ये जितने भी वर्ड होते हैं, विल, शेल, शुड, ये और वुड, ये जितने भी मोडाल्स होते हैं, इनके साथ जो मेन वर्ब आती है हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने ये किया। और मेन वर्ब कितने टाइप की होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने आपको कहा था कि V1 क्या, कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। लेकिन जो V5 होती है, V5 कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मेन वर्ब कहते हैं। V4 को हम क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसकी इसकी पहचान होती है। इसको हम जीरेंड भी बोलते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। V3 हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं, हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब क्या आती है, V3 आती है। और इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ हमेशा क्या आती है, V4, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये थी हमारी बेसिक वर्ब की क्लास। उसके बाद हमने किया वर्ब फिर से 2 टाइप के, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो जिनके लिए हमको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि मैं कहूँ ही राइट्स, क्या लिखता है वो, ही प्लेइंग या ही इज प्लेइंग, तो वो क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है या जो भी गेम की, हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हमको जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट लगा दे और नहीं भी लगाए तो भी हमारा सेंटेंस क्या सेंस देगा, कंप्लीट सेंस देगा, तो वो क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और मैंने आपको कहा था इसको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से ही याद कीजिए, इससे एग्जाम बहुत रेयर टू रेयर ही बनता है। लेकिन जहां से एग्जाम बनता है एडवांस वर्ब में, वो टॉपिक था ये वाला कि वर्ब फिर से 2 टाइप की, कौन कौन सी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मैंने आपको क्या याद कराया था कि जब भी सब्जेक्ट, प्लेस, वर्ब जब भी प्लेस, थिंग या नंबर का असर किस पे पड़ने लगे, वर्ब पे पड़ने लगे, तो वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब, यानी डिपेंडिंग अपॉन दी सेंस ऑफ दी जो सब्जेक्ट है हमारा, कि सब्जेक्ट ने हमको क्या दिया, नंबर, काउंट, प्लेस, थिंग, जिस भी चीज़ की बात कर रहा है तो उसी से रिलेटेड हम क्या पिक करेंगे, अपना वर्ब पिक करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, अगर वह हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। यानी क्या हुआ, हमारे सब्जेक्ट का जो असर है वो डाल किस पे रहा है, वर्ब पे डाल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा फाइनाइट वर्ब। लेकिन वहीं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसकी पहचान क्या होती है, 2+V1। क्या होती है, 2+V1, जिसमें सब्जेक्ट में प्लेस आ जाए, थिंग आ जाए, पर्सन आ जाए, नंबर आ जाए, उसका असर किस पे ना पड़े भाई, हमारी नॉन फाइनाइट यानी इस वर्ब पे ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगी वो क्या कराऊंगी, जीरेंड। तो आज हम जीरेंड को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में रहेगी इन्फिनेटिव की क्लास और फिर रहेगी पार्टिसिपल की क्लास। उसके बाद रहेगा पूरा एडवांस वर्ब का प्रैक्टिस सेट
और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जीरंड की पहचान क्या होती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है? 2+V1, और जिसे हम कहते क्या है? नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। पार्टिसिपल भी 3 तरीके के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज की क्लास किसकी है भाई? जीरंड की। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जीरंड पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया जीरंड की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? आईएनजी, जिसको हम V4 भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। लेकिन जो जीरंड होता है ना, जीरंड वो काम किसका करता है? नाउन का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। जैसे कि मैं कहूं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैंने क्या कहा? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्विमिंग क्या किया? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी है क्या? नाउन ही तो है। पर वर्ब फॉर्म किस फॉर्म में पड़ी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में पड़ी हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? जीरंड कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्विमिंग ना लगाती, मैं बोल देती रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तब भी रनिंग भी क्या है? प्लेइंग क्या है? ये भी क्या होंगे? हमारे जीरंड फॉर्म होंगे। जैसे कि मैं कहूँ सिंगिंग इज माई हॉबी, तो सिंगिंग को मैं एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, एज अ नाउन यूज कर रही हूँ, तो वो क्या होगा? जीरंड। लेकिन अगर मैं कहूँ सिंगिंग एंड प्लेइंग आर माई हॉबीज, तब भी क्या होगा? सिंगिंग और प्लेइंग क्या हो जाएंगे? हमारे जीरंड फॉर्म हो जाएंगे। तो जीरंड की पहचान आपको समझ में आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। काम किसका करती है भाई? नाउन का करती है। जीरंड अ नाउन एंडिंग विद आईएनजी। एंड किससे होता है? नाउन है, और एंड किससे होगा? आईएनजी से एंड होगा। और फॉर्म्ड फॉर अ वर्ब, और जो लगती किसकी तरह? फॉर्म लगती है एक वर्ब की फॉर्म। जैसे कि क्या हो गया? थिंकिंग हो गया। थिंक में क्या होता है? आईएनजी। थिंक में क्या है? आईएनजी। क्या काम कर रहा है? जीरंड का। प्लेइंग, पेंटिंग, ईटिंग, प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है? जैसे कि केयरफुली पेंटिंग दी फेंस, यहाँ पे पेंटिंग में क्या है? आईएनजी है। तो ये काम किसका कर रहा है? जीरंड का काम कर रहा है। तो आपको याद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जीरंड की पहचान वो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। काम किसका करेगी? नाउन का भी करती है और ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। अब उससे बनने वाला पेपर कैसे है? वो खेलता है जीरंड के रूल्स पे। तो हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो उनके रूल्स, और मैं आपको बनवाऊंगी शॉर्ट नोट कि आपको रूल को पूरा प्रॉपरली रटना नहीं है। सिर्फ मैं ट्रिक बेस्ड बताऊंगी, जिससे आपने अपना रूल देखा, चेकआउट किया, आपका क्वेश्चन, ये गारंटी मेरी है कि आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, आप उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पहला रूल कहता है, और इंपॉर्टेंट रूल कहता है, कि हमेशा जीरंड से पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आ गया, ये रूल प्रोनाउन में भी था, मैंने वहां पे भी कराया था और मेंशन किया था कि आप इसको कर ले, ये जीरंड में भी पूछा जाएगा। वही रूल यहाँ पे रिपीट हुआ है कि अगर जीरंड से पहले कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसमें जो केस पूछा जाएगा वो कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? पॉजेसिव केस। कौन सा केस आएगा? पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस होता क्या है? मैंने आपको ये याद भी कराया था। पॉजेसिव हमेशा क्या दिखाता है? पोजेशन को दिखाता है, यानी कि ओनरशिप को दिखाता है। इसको दिखाता है ओनरशिप, यानी कि अधिकार किसका है। जैसे कि मेरा पोजेशन किस पे है? मैं कहूँ दिस इज माई पेन, ये पेन किसका है? मेरा है। तो मैं इस पे क्या अपना अधिकार दिखा रही हूँ? दिस इज माई कार, या ही इज माइन, शी इज माइन, के शी इज माई मॉम। तो मैं क्या बता रही हूँ कि भाई मेरा ओनरशिप है, उस पर अधिकार है। तो वो हमेशा क्या बताता है? पोजेशन बताता है। तो पोजेसिव केस अब मैं लिखवा देती हूँ ताकि आप एक बार रिमाइंड कर सको। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, कभी भी कंफ्यूज ना हो। आई का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? माइन। यू सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन पॉजेसिव केस क्या हो जाता है? योर्स। क्या हो जाता है? योर्स। क्योंकि मैं कहूँ कि भाई दिस इज योर बुक, या अगर मैं कहना चाहती हूँ कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स, तो वो क्या हो जाएगा? और मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस बताया है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी इसी की तरह लगता है, लेकिन उसमें हमको नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में हम कभी भी नाउन नहीं लगाते, क्योंकि उसके अंदर एक नाउन हमेशा से छुपा हुआ होता है। ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा? ही का क्या होता है? हिम, और पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज। यहां से आता है पेपर
कि हम लोग क्या याद कर लेते हैं, हमको हिज भी पोजेसिव केस भी लगता है और ऑब्जेक्टिव केस भी लगता है, लेकिन याद करेंगे ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, और पोजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। ऐसे ही शी का होता है हर, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमको याद करना है। तो जब भी अगर कोई भी जीरेंड आ जाती है और उससे पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आ गया तो उसका केस क्या लगना चाहिए, हमेशा पोजेसिव केस लगना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन कहता है प्लीज एक्सक्यूज हिम कमिंग या हिज कमिंग लेट। यहाँ पे क्या है, प्लीज एक्सक्यूज हिम कमिंग हिज या कमिंग लेट। अब देखिए यहाँ पे कमिंग की बात कर रहा है और उसके साथ वो लगा क्या रहा है, हिम लगा रहा है। क्या लगा रहा है, हिम। यहाँ पे कम आ गया, कम के साथ कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ वो ऐड क्या कर रहा है, यानी नाउन में ऐड क्या कर रहा है, आईएनजी। तो ये काम किसका कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हिम क्या है, उससे पहले केस तो आना क्या चाहिए, पोजेसिव केस, लेकिन वो लगा कौन सा केस रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था। तो सही चीज क्या होगी, हिज कमिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी ऑलवेज हेट हिज प्लेइंग या हिम प्लेइंग गेम्स एट नून। कि हम क्या हेट करते हैं, हम हमेशा हेट करते हैं क्या, उसका खेलना गेम्स, कब, आफ्टरनून में। कब, आफ्टरनून में। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया वी, आगे बात कर रहा है ऑलवेज की, हेट यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और उसके साथ वो क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का काम कर रहा है, और ये है क्या, जीरेंड। और उससे पहले उसने क्या लगा दिया, केस लगा दिया, जो कि किससे पूछ रहा है, प्रोनाउन से। और हमको पता है कि भाई उससे पहले जो केस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, पोजेसिव केस होना चाहिए। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस और हिज क्या होता है, पोजेसिव केस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिज प्लेइंग होना चाहिए था। वी ऑलवेज हेट हिज प्लेइंग गेम्स एट नून, कि हम हमेशा क्या हेट करते हैं, उसका खेलना गेम, कब, आफ्टरनून में या नून में, जिसको हम दोपहर का टाइम कहते हैं। तो रूल याद हुआ कि जब भी, अब आप इसको लिखे शॉर्ट नोट में, अगर आपको इसका शॉर्ट नोट बनाना है तो मैं नोट्स बनवा देती हूँ। यहाँ पे आ गई जीरेंड, और जीरेंड से पहले अगर कोई केस आएगा तो वो क्या होना चाहिए, पोजेसिव केस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोजेसिव केस होना चाहिए। ये था आपका रूल फर्स्ट। ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट लिख के चलिए, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ जाके इतने सारे रूल्स को रटूं। इसलिए मैं आपके ना, जहाँ पे 30-35 रूल आपको याद करने हैं, उसको मैं इतना कम कर देती हूँ कि 10-15 रूल में आपका खत्म हो जाएगा और टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड का यूज होगा। कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, जो संबंध सूचक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक, जो नाउन और प्रोनाउन से प्री क्या बताते हैं, पहले, और पोजीशन क्या बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। कि जो नाउन प्रोनाउन से पहले लग जाए और उनके बीच में संबंध को बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे कि मैं कहती हूँ कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, की बुक कहाँ रखी है, टेबल पे रखी है। कि हम बैठे किस पे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ऑन द चेयर। तो जब भी हम, जैसे हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं, इन दी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब भी प्रीपोजिशन क्या आ जाए, अंडर आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, ऑफ आ जाए, फॉर आ जाए, अबव आ जाए, अमंग आ जाए, बिटवीन आ जाए, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं। तो इनके साथ अगर कोई भी वर्ब फॉर्म आ रही है, आप जीरेंड मत याद कीजिए, अगर कोई भी वर्ब फॉर्म आ रही है तो वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, जीरेंड फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। लेकिन साथ साथ अपना एक्सेप्शन भी लिख के चलेंगे कि इसका एक्सेप्शनल केस क्या कहता है। इसका एक्सेप्शनल केस कहता है कि कोई भी प्रीपोजिशन आई तब तो हम जीरेंड लगाएंगे, लेकिन किसको छोड़ के, टू को छोड़ के, क्योंकि टू भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। लेकिन हम याद कीजिए, नॉन फाइनाइट की पहचान भी क्या थी, टू के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ साथ अपना ये एक्सेप्शनल केस लेके चलना है। तो मैं बनवाती हूँ अब इसका शॉर्ट नोट यहाँ पे सेकंड रूल लिखेंगे। जीरेंड आ गई भाई, प्रीपोजिशन आ गई, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आती है, जीरेंड आती है, लेकिन किसको छोड़ के, टू को छोड़ के। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, V1। साथ साथ एक्सेप्शन यहाँ पे हाईलाइट करके चलिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन कहता है कि ही गोज ऑन टॉकिंग टू टॉक एंड कंप्लेनिंग, कि ही गोज ऑन टॉकिंग
और उसके बाद क्या कह रहे हैं, टू टॉक एंड कंप्लेन। यहाँ पे क्या है, गोज ऑन, क्या है, गोज ऑन। और गोज ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब भी है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब में देखें यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ऑन क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन को बता रहा है। इसको बता रहा है प्रीपोजिशन को। क्या टू है इसमें, नहीं है ना, तो हम कभी भी V1 को पिक नहीं करेंगे, हमको क्या पिक करना पड़ेगा, टॉकिंग पिक करना पड़ेगा। और इसको आप दो तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका कहता है, आपको याद होगा, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ा जाता है वो सेम कंडीशन में होना चाहिए। जब हम टॉपिक नाउन पढ़ रहे थे और जब हम टॉपिक एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने जीरेंड का केस बताया था कि जब भी किसी दो चीज में कंपैरिजन होता है और अगर जीरेंड में कंपैरिजन हो गया तो दोनों जीरेंड जो है वो एक ही केस में आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लो टू टॉक लगा देती और वो कह रहा है V1 फॉर्म, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ VING फॉर्म की बात कर रही हूँ, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। दोनों जो सेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेम क्लास में होना चाहिए, सेम कंडीशन में होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, टॉकिंग। इसीलिए मैंने आपको ग्रामर इस तरीके से पढ़वाया कि अगर एक रूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो दूसरा अगर रूल अप्लाई कर रहे हो तो उससे भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग टू रिजाइन हिज पोस्ट। और यहाँ पे थिंकिंग के साथ जो फिक्स्ड यानी फ्रेजल वर्ब आती है वो क्या आती है, ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। जैसे मैं कहूँ कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मतलब अगर जब किसी की ओर देखने की बात आ रही है या किसी चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लुक के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब आती है वो क्या आती है, एट आती है। ऐसे ही ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। और थिंकिंग के साथ जो सही प्रीपोजिशन आती है वो क्या आती है, ऑफ की। वह क्या सोच रहा है, रिजाइन देने की सोच रहा है, किससे, इस पोस्ट से, अपनी पोस्ट से, जो भी जिस भी पोस्ट पे वो है। तो यहाँ पे थिंकिंग के साथ वो क्या दे रहा है, प्रीपोजिशन दे रहा है। और जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाती है उसके बाद अगर वर्ब का जिक्र किया गया है तो वो किस में आनी चाहिए, जीरंड ही फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिजाइनिंग होना चाहिए था, ना कि टू रिजाइन। वो तो मैंने आपको चॉइस दी है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, रूल को अच्छे से समझ सकें, लेकिन एग्जाम में वो आपको चॉइस नहीं देगा। उसमें वो आपको या तो एरर ही करके देगा कि उसने रिजाइन कर दिया टू रिजाइन, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने सही कर दिया कि अगर उसने ऑफ के बाद रिजाइनिंग लगाया हुआ है तो आपके सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही हैज प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग या टू गो आउट, कि वह क्या कर रहा है, प्रिवेंटेड। प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना या रोक देना। तो वो क्या कर रहा है, ये एक वोकैबलरी वर्ड है, साथ साथ मैं आपकी वोकैब भी एक दो वर्ड बताती जाती हूँ जो वर्ड मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। तो प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है, मना करना या रोक देना, जिसको हम थोड़ी देर के लिए रोक दें। तो ही हैज़ प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू गो आउट, कि वो उसको रोक किसके ले रहा है, बाहर जाने से रोक रहा है, मुझे रोक रहा है कहाँ जाने से, बाहर जाने से। फ्रॉम गोइंग, फ्रॉम क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म आएगी तो वो किस में आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। और यहाँ पे गो क्या है, गो का मतलब है जाना, और उसके साथ हमने क्या लगाई, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गोइंग होना चाहिए था, ना कि टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दिस इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज फॉर कमिंग या कम लेट, कि यह सिर्फ एक ऐसा एक्सक्यूज है, मतलब ऐसे फालतू का एक्सक्यूज है, लेट आने का एक बहाना है। ये क्या है, एक लेट आने का आपका बहाना है या एक्सक्यूज है। तो ये क्या है, यहाँ पे फोर क्या है, फोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। और दिस क्या है, यहाँ पे कोई बता सकता है दिस यहाँ पे क्या है, दिस यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे क्या बता दी, हेल्पिंग वर्ब। पहले तो आप याद कीजिए दिस, दैट, दीज और दोज, दो केस हमने पढ़े थे, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। और ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जब भी इन शब्दों के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर उसके बाद नाउन आता है तो वो हमेशा क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे ही हम ग्रामर को पढ़ते जाएंगे ना, आप पूरे सेंटेंस को इजीली एनालाइज कर पाओगे और आप अपने एरर को अलग से देखोगे कि मेरा एरर भाई यही होना चाहिए। और रीजन, जब हमको रीजन पता होता है ना कि यहाँ पे एरर ठीक क्या होगा, तो आप समझिए कभी गलती नहीं होगी आपके एरर में, कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब फॉर्म आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, जीरंड फॉर्म में। तो यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कमिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज गुड एट नेगोशिएटिंग या टू नेगोशिएट, कि वह किस में अच्छी है,
अच्छा होना बुरा होना ये किसको बताता है, एडजेक्टिव को बताता है। और एट लगाते हैं जब भी हम गुड एट की बात करते हैं ना, तो समझिए किसी की एबिलिटी की बात हो रही है या किसी की तारीफ में हम कोई बात कहना चाहते हैं कि वह गुड एट किस में अच्छी है, कोई भी स्किल बता रहे हैं तो गुड के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है एट। ये पूरा प्रीपोजिशन का टॉपिक है, वो मैं तो पूरे टॉपिक में ही कराऊंगी, बट आ रहा है तो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। वर्ड क्या दे रहा है, नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग को आप बोल सकते हो एक तरीके से बार्गेन, कि ना तुम्हारा ना मेरा, कि वह किस में अच्छी है, अच्छी है नेगोशिएटिंग में, कि वो अपनी बात मनवा सकती है। तो नेगोशिएटिंग एट दे रहा है, एट के साथ एट क्या है, प्रीपोजिशन है। वर्ब फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नेगोशिएटिंग, ना कि टू नेगोशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही बिकेम रिच बाय सेल या सेलिंग गोल्ड, कि वह रिच बन सकता है, अमीर बन सकता है कब, जब वो क्या कर लेगा, किसके द्वारा, सेलिंग गोल्ड। वो क्या करेगा, गोल्ड को अगर सेल कर देगा, बेच देगा, तो वो क्या बन जाएगा, रिच बन जाएगा। बाय दे रहा है, रिच होना, अमीर होना, गरीब होना क्या होती है, किसी की खासियत या बुराई, जो किस क्या कहलाता है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद दे रहा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब यूज हुई तो वो किस में आनी चाहिए, VING फॉर्म में आनी चाहिए। तो आपके दो रूल प्रिपेयर हो गए, शॉर्ट नोट भी बन गए, कि शॉर्ट नोट कहता है कि अगर जीरेंड आती है, कोई केस आ जाता है तो वो पॉजेसिव केस होना चाहिए। अगर कोई भी प्रीपोजिशन आती है और उसके बाद वर्ब का जिक्र किया गया है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, जीरेंड फॉर्म में ही होगी। किस में होगी, हमेशा जीरेंड फॉर्म में ही होगी। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पूरे जीरेंड टॉपिक का, कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल अगर है तो वो ये है, और यहां से बनने वाला मतलब बहुत ज्यादा वाला पेपर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, वर्ब एडजेक्टिव और फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, तो टू के बाद क्या होनी चाहिए, V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, VING। अब मैं आपको, हिंदी में मत जाइए, वो रूल बस ऐसे ही है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिखवाती हूँ नोट, शॉर्ट नोट। देखिए मैंने अभी आपको क्या मेंशन किया, कि कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, जीरेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन साथ में ये एक्सेप्शन केस भी मेंशन किया कि जब भी आपको टू दिखाई दे तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, V1, यानी हम इन्फिनेटिव वाला केस लेके चलेंगे, नॉन इन्फिनेटिव वाला। लेकिन अब हमारे जीरेंड में भी एक एक्सेप्शन केस है, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन आती है, लेकिन हम उसके साथ V1 का यूज नहीं कर सकते हैं। हमें यूज ही किसका करना पड़ेगा, जीरेंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और यहीं से वो पेपर उठाता है। और हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा रूल पढ़ के चले जाते हैं, भाई प्रीपोजिशन आ गई जीरेंड लगा देंगे, बस टू को छोड़ेंगे, टू के साथ हमेशा क्या आती है, V1। लेकिन इस रूल को कभी भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यहां से लेकर के यहां तक, कि भाई इतने इंपॉर्टेंट रूल है ना, कि इन वर्ड से बहुत सारा पेपर पूछा गया है। वर्ड कौन से है, यूज टू का मतलब होता है हैबिचुएटेड, या जैसे मैं कहूँ आदत लगना या लत लगना, उसको मैं क्या कहूंगी, यूज टू। अकस्टम टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, वो वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, और पेपर में पूछे जाने वाले वर्ड भी वही है। बट आप एक बार लुक, मतलब देख एक बार सबको लेना, ये नहीं कि ऐसा हो कि कहीं इसमें से भी आ गया तो आप कहोगे मैम ने बताया नहीं, इसलिए मैंने सारे वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। विद अ व्यू टू का मतलब होता है की दृष्टि से, जैसे मैं कहूँ विद अ व्यू टू, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज होनी चाहिए थी, ये क्या होगा, की दृष्टि से। और एडिक्टेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एडिक्टेड टू का मतलब भी होता है हैबिचुएटेड टू, यानी लत लगना। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा हाँ, ये इस रूल से आप समझ जाओगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई जगह पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, लिखा होता है ना स्मोकिंग, या अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उसके नीचे भी एक डिस्क्लेमर आता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो उसमें स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग वहां पे जीरंड का काम कर रही है, उसने क्या किया, स्मोक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एज अ सब्जेक्ट काम उससे कराया, यानी नाउन का काम कर रहा है, तो वो क्या है, जीरंड। लेकिन हम एक वर्ड, एक सेंटेंस, हम कई लोग जो अगर हैबिचुअली ड्रिंकिंग हो, ड्रंकर्ड हो या स्मोकिंग में हो, तो वो इस सेंटेंस को बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि आई एम addicted to ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या,
या जिस भी चीज़ को लेके एडिक्टेड है। अब खुद देखें, जो ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको इसका रूल नहीं पता था कि भाई एडिक्टेड टू में बेशक टू आ रहा है तो उसके साथ अगर हम वर्ब फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये किस में होना चाहिए, हमेशा जीरेंड फॉर्म में होना चाहिए, ना कि V1 फॉर्म में होना चाहिए। तो एडिक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू का मतलब होता है एक तरीके से समर्पित होना या समर्पित होना। जैसे मैं कहूँ आई एम डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, कि मैं किसको समर्पित हूँ, मैं गॉड को समर्पित हूँ। नेक्स्ट है इन एडिशन टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आगे की ओर देखना। ऑब्जेक्टेड टू, ऑनिंग टू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे। गिवन टू क्या है, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू, जिनको मैंने हाईलाइट किया है उन शब्दों को अच्छे से याद करना है। देखिए प्रोन टू का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोन टू का मतलब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत ही तत्पर हो जाएं, मुझे अभी करना है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म या एक्साइटेड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन टू बोलते हैं। तो इन शब्दों को आप अच्छे से याद कीजिए। बेशक इसमें टू दिया गया है, उसके साथ हमेशा क्या आएगी, जीरेंड फॉर्म ही आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे क्वेश्चन कहता है ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग या स्मोक, आगे अडिक्टेड टू, इसीलिए कीवर्ड लिखवाया है। कीवर्ड देखते ही आप समझ जाइए एडवांस वर्ब के जीरेंड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कभी भी स्मोक नहीं लगाएंगे। बेशक टू आया हो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, जीरेंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्मोक के साथ क्या लगाया गया है, ING लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग या मीट यू, कि मैं क्या देख रहा हूँ, कीवर्ड मिल गया। बेशक टू आ रहा हो, फॉर्म क्या होनी चाहिए, जीरेंड फॉर्म ही होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीट के साथ ING, ना कि क्या हो, मीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन, कि वह हैबिचुएट है क्या, कि उसकी आदत है कि ड्राइव करना ऑन दी राइट, जब वो कहाँ पे हो, राइट साइड पे ड्राइव करना उसकी आदत है, जब वो कहाँ पे हो, ही वॉज इन लंडन, कि वो कहाँ पे हो, लंदन में था। तो यहाँ पे कभी भी ड्राइव नहीं होगा, क्या होगा, ड्राइविंग होगा। क्यों, क्योंकि यूज टू की बात की गई है और यूज टू के साथ हमेशा जो वर्ब फॉर्म आती है वो क्या आती है, VING। अब इस रूल में भी एक इंपॉर्टेंट केस है। देखिए मैंने आपको यूज टू मार्क कराया ना, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस लिए कि वो रूल आप लिख लीजिए। यूज टू का एक अलग से रूल है। यूज टू का केस याद रखना है, अगर यूज टू अकेला आ रहा है, बिल्कुल अकेला, ये रूल है वैसे इन्फिनेटिव का, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फिनेटिव रहने वाला है, उसमें आया हुआ है ये। तो यूज टू अगर अकेला आ रहा है तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, V1, हमेशा क्या लगाएंगे, V1, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए रूल में तो कह रहा है यूज टू के साथ क्या लगा दो, जीरेंड लगा दो। वो क्यों लगा दो, क्योंकि अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए, कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज और वर। आपको याद होगा जब भी मैंने बी फॉर्म की बात करी थी और बी फॉर्म में मैंने इज, एम, आर, वॉज, वर लिखवाया था, तो मैंने आपको बताया था हमेशा जो मेन वर्ब आती है वो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। दोनों रूल आपके अप्लाई हो गए। इज, एम, आर की बात भी कर रहा है, मेन वर्ब आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रहा है तब हम जीरेंड का यूज करेंगे, और अगर वो अकेला आ रहा है तो अपने साथ अकेली वर्ब ही लेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। तो ये था आपका यूज टू का एक्सेप्शनल केस। देख लीजिए, बेशक अगर आपको चेकआउट करना है, देखिए यूज टू दे रखा है, वर्ब मेंशन कर रखी है, वर्ब मेंशन कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। अब देखिए, अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या उसमें झलक है इसकी। देखिए मैंने आपको ड्राइविंग क्यों टिक कराया, मैंने ड्राइव क्यों नहीं टिक कराया, क्योंकि यूज टू का केस क्या कह रहा है, यूज टू से पहले देखिए आ गई इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से एक केस, तो इसीलिए मैंने क्या टिक किया, ड्राइविंग को टिक किया, यानी एक जीरेंड को टिक किया। ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है क्या, कि एक्सप्रेशन, जब भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए और उसके बाद भी हम किस फॉर्म का यूज करते हैं, जीरेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे थोड़ा कम पूछते हैं लेकिन पर पूछते हैं, इसीलिए मैं रूल को मेंशन कर रही हूँ। तो वर्ड क्या है, इंजॉय। इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर लेती हूँ साथ साथ इंपॉर्टेंट, ताकि आपके हाईलाइट आ जाए। इंजॉय का मतलब होता है मनोरंजन करना। वर्थ का मतलब होता है लायक, जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स वर्थ इट, कि अगर हमने सारे रूल पढ़ लिए,
सब कुछ पढ़ लिया तो वो हमारे लिए वर्थफुल है, यानी हमारे लायक है, हमारे काम आएगा। कंसिडर इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। स्टार्ट का मतलब होता है चालू करना। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना। क्या होता है? नजरअंदाज करना। स्टार्ट रिपीट हो गया। कैन नॉट से का मतलब होता है मैं कह नहीं सकता। क्या होता है? डाउटफुल चीज को बता रहा है कि मैं कह नहीं सकता कि ऐसी चीज हो जाएगी, कि मैं कह नहीं सकता कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर है कांट माइंड। कांट माइंड, माइंड का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं प्लीज डोंट माइंड, अपने उसमें मत लीजिए, तो कांट माइंड। नेक्स्ट है कांट हेल्प। इट्स नो यूज ऑफ। इट्स नो यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स नो गुड, कि ये हमारे ये अच्छे के लिए नहीं है, ये अच्छे के लिए नहीं है। और डिसलाइक का मतलब ही क्या होता है? नापसंद करना। डिनाई होता है क्या? मना करना या रिफ्यूज करना। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। इमेजिन का मतलब होता है एक तरीके से सोचना, काल्पनिक। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट देना, अपनी उपस्थिति दिखाना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ये तो हम रोज ही करते हैं, प्रैक्टिस सेट। तो इनके साथ, इन एक्सप्रेशन के साथ, जिनका मैंने इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जिन पे मैंने मार्क आउट किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। इनके बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म आती है तो वो किस में आती है? जीरंड फॉर्म में आती है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आई ऑलवेज इंजॉय कुकिंग या टू कुक, कि वह हमेशा, आई क्या है? सब्जेक्ट। वह हमेशा क्या इंजॉय करता है? वह क्या इंजॉय करता है? कुकिंग को इंजॉय करता है, ना कि टू कुक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जीरंड फॉर्म का यूज होना चाहिए था। और कुक के साथ क्या लगा है? VING फॉर्म। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि जो जीरंड होता है वो नाउन का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी कीप्स चेंजिंग या टू चेंज हर माइंड अबाउट दी वेडिंग, कि वो क्या करती है? शी के साथ, उस शी सिंगुलर है, वर्ब फॉर्म क्या दे रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, एस या ES। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। और कीप वर्ड आ गया, क्या था इसमें? कीप। चलो इसमें कीप नहीं है तो आप इसमें कीप भी मेंशन कर लीजिए। कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। कि वह क्या करती है? अपने माइंड को हमेशा चेंज करती रहती है। किसके लिए? वेडिंग के लिए, अबाउट वेडिंग। वेडिंग के बारे में अपना जो माइंड है वो चेंज करती रहती है। तो यहाँ पे टू चेंज नहीं आएगा, क्या आएगा? चेंजिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैवेंट फिनिश्ड ईटिंग या टू ईट येट, कि हमने अब तक क्या नहीं खत्म किया है? फिनिश वर्ड आ गया। फिनिश का अभी वर्ड हमने पढ़ा कि खत्म करना, कि उसने अब तक, अब मतलब हमने अब तक क्या नहीं किया है? अपना ईटिंग, अब तक हमने जो खाने का प्रोसेस है वो खत्म नहीं किया है। हैवेंट, वी प्लूरल वर्ब है, अपने साथ हैव लेता है, ना कि हैज। अगर ही शी इट की बात होती तो हम हैज लगाते। फिर कह रहा है फिनिश्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ईटिंग होना चाहिए था, ना कि टू ईट। क्या होना चाहिए था? ईटिंग। सारा खेल बस उन शब्दों का है। शब्द याद है तो सीधा जीरंड फॉर्म। क्या होनी चाहिए? जीरंड फॉर्म। ऐसे ही इन्फिनेटिव के भी रूल होंगे। कुछ अलग वर्ड ऐसे होंगे जिनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? इन्फिनेटिव का। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बस अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही इन शब्दों को रटो। अगर आपने एक बार देखा, दूसरी बार इस रूल को रिवाइज किया तो वो वर्ड अपने आप आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी आर कंसिडरिंग बाइंग या टू बाय अ न्यू कार, कि वे किस पे विचार कर रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग, कि हम लोग किस पे विचार कर रहे हैं? कि बाइंग, कि हम क्या खरीदेंगे? एक नई गाड़ी को खरीदेंगे। तो यहाँ पे टू बाय नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कंसिडर वर्ड आ गया। कंसिडर आ जाए, इंजॉय आ जाए, ठीक है, कीप आ जाए, कंसिडर, ये जितने भी वर्ड आ जाए, इट इज नो यूज ऑफ आ जाए, आई कैन नॉट से आ जाए, तो हम इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? जीरंड फॉर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड टू मेक या मेकिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक, कि क्या अवॉइड करना चाहिए? कि इस तरीके की मिस्टेक को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड वर्ड आ गया तो हम किसका यूज नहीं करेंगे? टू मेक का यूज नहीं करेंगे। क्या लगाना पड़ेगा? मेकिंग। क्या लगाना पड़ेगा? मेकिंग। और ये क्या है? जीरंड फॉर्म है। नेक्स्ट है राम कंसिडर टू वर्क या वर्किंग विद मोहन। राम विचार कर रहा है किस पे? कंसिडर कर रहा है कि वो काम किसके साथ करेगा? मोहन के साथ करेगा। कंसिडर वर्ड आ गया। इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करना पड़ेगा? जीरंड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। ये हमने किया आज की क्लास में। आज का हमारा पूरा जो जीरंड टॉपिक है खत्म हो गया है। जीरंड की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
नाउन का काम भी करती है, ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। दो इंपॉर्टेंट रूल, अगर वो दो केस दे दे, अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, मतलब कोई भी अगर जीरेंड फॉर्म आ रही है और उससे पहले किसी भी प्रोनाउन का जिक्र हो गया तो वो पॉजेसिव केस में होना चाहिए। दूसरा रूल है किसी भी प्रीपोजिशन के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म, अगर वर्ब फॉर्म आई तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म में आएगी, जीरेंड फॉर्म में आएगी। एक्सेप्शन भी बताया टू को छोड़ के, लेकिन लास्ट रूल ने क्या बता दिया हमको कि भाई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जैसे एडिक्टेड टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, प्रोन टू हो गया, अकस्टम टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया। इनके साथ बेशक टू आ रहा है लेकिन हम फॉर्म किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये था हमारा एक्सेप्शन केस। उसमें भी हमने एक एक्सेप्शन पे केस पढ़ लिया यूज टू का, कि अगर यूज टू अकेला आ रहा है तो अकेली वर्ब लेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ, उनसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब लग रही है तो हम किसका यूज करेंगे, जीरेंड का यूज करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट रूल पढ़ा क्या, कि इंजॉय आ जाए, कंसिडर आ जाए, ठीक है, ये वाले कीप आ जाए, इट इज नो यूज ऑफ आ जाए, तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, जीरेंड फॉर्म को ही यूज करते हैं। आज हमारा पूरा जीरेंड टॉपिक खत्म हो गया विद प्रैक्टिस सेट। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एडवांस वर्ब के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है इन्फिनेटिव। और मैं आपसे रोज एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ 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 लाइक दी वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कुछ भी ऐसी डाउट लगती है कि मैम हमको ये नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में इजीली बिना किसी टेंशन के बता सकते हैं। हम वी विल डेफिनेटली रिप्लाइंग यू। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। और जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे डल रही है प्लीज़ उन सबको देखिए। और हम आपका सपोर्ट मांग रहे हैं और हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर हम ये चीज़ें अच्छी लग रही है आपको तो आगे आने वाले सेशंस इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाले, जिसमें हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बैच लेके आने वाले, जिससे मतलब सारे एग्जाम आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में इन्फिनेटिव के टॉपिक के साथ। थैंक यू।